एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट हम फर्स्ट चैप्टर में समझ के आ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सारे रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एम्प्लॉय करते हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। तो मैनेजमेंट हमें क्लियर है। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनमें हमें क्या डिस्कस करना है। देखो, जो प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो प्रिंसिपल वर्ड बेसिकली जो हमें कुछ जर्नल गाइडलाइंस दी जाती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जर्नल गाइडलाइंस की अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें आप कैसे बिहेव करोगे या उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो जो वो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं उनके लिए हम प्रिंसिपल वर्ड को यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी है कि अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो। देखो, हेनरी फ्योल फ्रांस का एक बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट था। वो जब मैनेजमेंट करते थे तो उन्हें भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी कि कैसे वो रिसोर्सेज को यूज करें, कैसे वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती थी उन्होंने उन्हें ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने हमें कुछ 14 गाइडलाइंस दे दी कि फ्यूचर में अगर मैनेजर्स को इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इन गाइडलाइंस को देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वन बाय वन उन सारी 14 गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो गाइडलाइंस है क्या, एंड देन उनका सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे कि इन गाइडलाइंस का हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने हमें क्या कहा कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम है उस काम को आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसके रिगार्डिंग हमें एडिटिंग भी करनी होती है और एडवर्टीजमेंट भी करनी होती है। तो ये जो एडिटिंग और एडवर्टीजमेंट का काम था वो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एडिटिंग का काम हमने दे दिया आराध्या को और एडवर्टीजमेंट का काम हमने दे दिया अंजुल को। अब देखो, हमने अपना काम तो डिवाइड कर दिया, एडिटिंग आराध्या करेगी, एडवर्टीजमेंट अंजुल करेगी। अब एडिटिंग और एडवर्टीजमेंट का काम डिवाइड करने से होगा क्या। देखो, जब आराध्या बार बार वीडियोस को एडिट करेगी तो उससे क्या होगा, उसकी जो एडिटिंग में एफिशिएंसी है, एडिटिंग में स्किल्स है, वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। पहले जो वीडियो आराध्या एडिट करने में 1 घंटा या 2 घंटा लगाती थी, अब वही वीडियो वो कम टाइम में एडिट कर पाएगी। तो इसीलिए हेनरी फ्योल ने हमें क्या कहा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास काम है उस काम को क्या करो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर एक काम को एक पर्सन को असाइन कर दो। जब वो पर्सन बार बार उस काम को करेगा तो उससे क्या होगा, वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, उसकी स्किल्स उस काम में इंक्रीज हो जाएंगी। जब एक पर्सन एक काम में स्पेशलाइज हो जाएगा उससे क्या होगा, उसके काम की एफिशिएंसी, उसके काम की स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। सो डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या होगा, एम्प्लॉयज स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी काम में और उनकी प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट गाइडलाइन थी हमें कि अपने काम को डिवाइड कर दो। नेक्स्ट हमें गाइडलाइन क्या दी है हेनरी फ्योल ने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेनरी फ्योल हमें क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको उस काम को करने की उतने एक्सटेंट की अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अब इसे समझते हैं कि उस एक्सटेंट की अथॉरिटी देनी पड़ेगी का क्या मतलब है। देखो, हमने काम डिवाइड किया था, अंजुल को हमने एडवर्टीजमेंट का काम दिया था। अब देखो, एडवर्टीजमेंट करने के अंजुल के पास कितने तरीके हैं। वो फनी वे में भी एडवर्टाइज कर सकती है, वो सीरियस वे में भी एडवर्टाइज कर सकती है। एडवर्टाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म्स भी कितने हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो कुछ भी यूज कर सकती है। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी अंजुल के पास क्या है कि उसे एडवर्टीजमेंट करनी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मुझे अंजुल को उतनी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो खुद से डिसीजन ले पाए कि वो एडवर्टाइज किस तरह से करना चाहती है। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी उस काम की तो वो अपना काम स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि अगर आप किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उतने एक्सटेंट तक आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, तभी वो एम्प्लॉय अपना काम स्मूथली कर पाएगा, नहीं तो वो अपने काम में डिसीजन नहीं ले पाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिसिप्लिन। अब देखो, डिसिप्लिन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल जाते हो आप लोग सभी। अब स्कूल जाने का एक टाइम फिक्स होता है कि 7 बजे सुबह स्कूल लगेगा और 2 बजे हमें छुट्टी हो जाएगी। 7 बजे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और 2 बजे घर आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई भी कभी भी जब जिसका मन कर रहा है वो स्कूल जा रहा है, जब मर्जी घर आ रहा है। फिक्स टाइम पे आप स्कूल जाते हो और फिक्स टाइम पे आप घर आते हो। इससे क्या होता है कि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ऐसे ही थर्ड गाइडलाइन में हमें हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय है, सबको ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि टाइम पे आना, प्रॉपरली कितना काम करना है, कितने ब्रेक आवर्स होंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से नेक्स्ट गाइडलाइन को समझेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे आराध्या और अंजुल हमारी टीम में काम करते हैं, वैसे ही विशाल भी हमारी टीम में काम करते हैं। अब देखो, विशाल का क्या काम है कि विशाल एकेडमी को मेंटेन करने का काम करता है और हमारी सबकी हेल्प करता है, जो भी हमारी नीड होती है वो उसे पूरी करता है। अब आराध्या ने विशाल को काम दिया कि वो उसका एडिटिंग वाला रूम साफ कर दे। उसी टाइम पे अंजुल भी विशाल को काम दे रही है कि वो मार्केट से जाके कुछ सामान ले आए। आराध्या ने भी काम दे दिया, अंजुल ने भी काम दे दिया विशाल को। अब विशाल बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि पहले जो आराध्या ने काम दिया वो करे या फिर जो अंजुल ने उसे काम दिया वो करे। तो अब देखो, जो कंफ्यूजन विशाल को आई है वो कंफ्यूजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय को भी तो आ सकती है, अगर एक ही टाइम पे 2 मैनेजर उसको काम दे देंगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हेनरी फ्यूल ने हमें एक गाइडलाइन दे दी, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही मैनेजर काम दे सकता है। एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को 2 मैनेजर्स काम नहीं दे सकते। क्लियर हुई? अगर आप एक टाइम पे 2 मैनेजर्स एक एम्प्लॉय को काम देते हो तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो एक टाइम पे एक ही मैनेजर काम देगा एक एम्प्लॉय को, ये कहता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल, आराध्या को हमने एडिटिंग का काम असाइन किया था। अब जो वीडियो, ये बिजनेस वाली हमारी सेकेंड चैप्टर की वीडियो है, इसको एडिट करने के लिए मैंने आराध्या को भी बोल दिया और अंजुल को भी बोल दिया। अब जब ये दोनों एक ही वीडियो को एडिट करेंगे तो आराध्या अपने तरीके से एडिट करना चाहेगी और अंजुल अपने तरीके से उसको एडिट करना चाहेगी। जब ये दोनों अपने अपने तरीके से एडिट करना चाहेंगे तो दोनों में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। वो कहेगी ऐसे करना है, वो कहेगी ऐसे काम करेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि कोई एक प्लान जिसे हैंडल करना है, उस प्लान को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए। बेसिकली एक डिपार्टमेंट को एक ही मैनेजर हैंडल करेगा, एक डिपार्टमेंट को 2 मैनेजर्स हैंडल नहीं करेंगे। अगर आप एक डिपार्टमेंट को 2 मैनेजर्स को हैंडल करने का काम दे दोगे तो उन दोनों मैनेजर्स में क्या हो सकता है,
डिस्प्यूट अराइज हो सकता है और उस कंडीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या कहता है कि एक प्लान, उसके ऊपर एक ही मैनेजर काम करेगा, दो मैनेजर्स काम नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि लोअर रैंक पे रखना, मतलब किसी चीज को लोअर पोजीशन देना। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में हमें क्या कहा गया है? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कहीं पे 30 डेज के लिए एज अ गेस्ट लेक्चर देने की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और ये जो बेनिफिट होगा वो मेरा इंडिविजुअल बेनिफिट है। अब अगर एक तरफ तो मुझे 30 डेज की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने से इंडिविजुअल बेनिफिट हो रहा है, और दूसरी ओर ये जो हमारा YouTube का काम है सर्व एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो काम मेरा 30 दिन के लिए बंद हो रहा है अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करती हूँ। तो एक तरफ तो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ मेरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है। तो इस केस में हमें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट हेल्प करता है कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखो और सबसे पहले किस इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दो? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। कि अपना फायदा बाद में सोचना, पहले किसका फायदा सोचना है? ऑर्गेनाइजेशन का। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए अगर कहीं पे आपका फायदा हो रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। इस पॉइंट में हेनरी फ्योल ने हमें सिंपल इतनी सी बात कही है कि फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज को। फेयर रेम्यूनरेशन मतलब कि फेयर सैलरी, जितना वो काम कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग उनको हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। अरे भाई, अगर आप काम करवाई जा रहे हो अपने एम्प्लॉयज को और उनको सही पैसे नहीं दे रहे तो वो काम छोड़ के जाएंगे ना। तो इस गाइडलाइन में हमें हेनरी फ्योल ने क्या कहा है कि फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है, जितनी भी उनकी रेम्यूनरेशन बनती है उनके काम के अकॉर्डिंग। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट गाइडलाइन है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल में हमें क्या कहा है कि एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। हर एक चीज अपनी सही जगह पे होनी चाहिए और हर एक पर्सन अपनी सही जॉब पे होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, स्कूल में जो साइंस बैकग्राउंड वाला टीचर है वो साइंस पढ़ा सकता है, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला टीचर है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। अब अगर मैं साइंस वाले को बोल दूं कि वो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाए, तो क्या ये सही जॉब पे असाइन किया गया है उस पर्सन को? नहीं ना। साइंस वाला क्या पढ़ाएगा? साइंस। और कॉमर्स वाला क्या पढ़ाएगा? कॉमर्स। तो ऑर्डर प्रिंसिपल में हमें यही कहा गया है कि जिस पर्सन की जो पोजीशन है, जो जगह है, उसको उस जगह पे होना चाहिए, और जिस चीज की कोई भी टूल्स वगैरह जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो, जो जिसकी जगह है वो उसकी जगह पे होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस एंड एवरी पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब। इतना हमें ऑर्डर प्रिंसिपल बोलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास इक्विटी। इक्विटी प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितने मर्जी एम्प्लॉयज कर रहे हैं उनको आपको इक्वली ट्रीट करना है, इन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। आपको सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है, पार्शियलिटी नहीं करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि आराध्या के पास एडिटिंग का काम है। अब आराध्या जो इतनी अच्छी एडिटिंग कर पाती है, उसको सीखने में उसको 6 महीने लगे। अब अगर आज मैं आराध्या को निकाल दूं और उसकी जगह एक नया पर्सन अपॉइंट करूं, तो उस पर्सन को भी इतनी अच्छी एडिटिंग करने के लिए 6 महीने लगेंगे। अब 6 महीने वो पर्सन एडिटिंग के लिए लगाएगा तो मेरा काम तो डिस्टर्ब होगा, मेरा काम अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए हमें ये गाइडलाइन क्या कहती है कि जो पर्सन, जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, उनके काम करने के टेन्योर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्सन रखा, उससे 2 महीने काम कराया, उसको निकाल दिया, फिर दूसरा पर्सन रख लिया, उससे 2 महीने काम कराए, उसको निकाल दिया, फिर तीसरा पर्सन रख लिया। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे आपका काम डिस्टर्ब होगा और आपकी रेपुटेशन भी
खराब होगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन के टेन्योर में काम करने के लिए। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल में हमें क्या कहा कि हर एक एम्प्लॉय को इनिशिएटिव देना, उनको अपॉर्चुनिटी देनी कि वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पाएं और अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर पाएं। देखो, एडिटिंग का काम आराध्या कर रही है और एडवर्टीजमेंट का काम अंजुल कर रही है। अब अगर आराध्या के पास एडवर्टीजमेंट को लेके कोई आइडिया है और अंजुल के पास एडिटिंग को लेके कोई आइडिया है, या फिर इन दोनों के पास लेक्चर को हम कैसे अच्छा कर पाए उसके रिलेटेड कोई आइडिया है, तो उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनके आइडियाज को सुनना, इसके लिए आपको इनिशिएटिव करना चाहिए कि सभी एम्प्लॉयज को, सभी सबऑर्डिनेट्स को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी देना इनिशिएटिव प्रिंसिपल हमें कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पिरिट द कॉर्प्स। अब देखो, मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं लेक्चर्स बनाती हूँ तभी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो पाता है, तो तभी हमारा यूट्यूब चैनल चलता है। ऐसा नहीं है। अगर मैं लेक्चर बना भी दूं, अगर आराध्या उसे एडिट ही ना करे तो क्या फिर भी लेक्चर अपलोड हो पाएगा? लेक्चर बना हुआ है, आराध्या ने अगर एडिट नहीं किया तब भी लेक्चर अपलोड नहीं हो पाएगा। मान लो मैंने लेक्चर बना भी दिया और आराध्या ने उसे एडिट भी कर दिया और हमने अपलोड भी कर दिया, अगर अंजुल उसके लिए एडवर्टाइज ना करे तब भी क्या हमारा यूट्यूब चैनल चल पाएगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं वो हम तीनों लगाते हैं। मैं लेक्चर बनाती हूँ, आराध्या उसे एडिट करती है, अंजुल उसे एडवर्टाइज करती है। तो जो हमारा चैनल अगर ग्रो करता है तो उसमें हम तीनों के एफर्ट्स हैं, ना मेरे अकेली के एफर्ट्स हैं, ना आराध्या के और ना ही अंजुल के एफर्ट्स हैं। तो ऐसी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कुछ अचीव करते हो, कोई गोल आपका अचीव हो जाता है, तो उसमें अकेले मैनेजर के एफर्ट्स नहीं होते, उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयज, उनके भी बराबर एफर्ट्स होते हैं। तो स्पिरिट दी कॉर्प्स में क्या कहा है कि जब भी अगर आप कुछ अचीव करते हो तो वहां पे बोलना है कि हमने मिलके अचीव किया, ना कि मैनेजर ऐसा बोले कि मैंने अकेले ने सारा काम किया। यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। तो स्पिरिट दी कॉर्प्स प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि हमने मिलके काम किया, ना कि मैंने अकेले ने काम किया, तो उससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी और आपके एम्प्लॉयज का मोराल भी क्या होगा, हाई होगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझेंगे कि सेंट्रलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पावर है, सारी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी जो है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही जगह पे एक ही पर्सन के पास सारी पावर्स हैं। और दूसरी ओर डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो बहुत से लोगों में या फिर बहुत से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रलाइजेशन में पावर एक ही जगह से आ रही है, डिसेंट्रलाइजेशन में पावर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो इस पॉइंट में, इस गाइडलाइन में हमें क्या कहा है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही ऑर्गेनाइजेशन में फुली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ऐसा क्यों? अब मान लो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन करते हैं। देखो, स्कूल में प्रिंसिपल होता है। अगर मान लो कि आपके स्कूल में फुली सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी है कि सारी पावर्स प्रिंसिपल के पास है, अगर आपके स्कूल में कोई छोटी से छोटी एक्टिविटी भी होनी है तो उसके लिए स्कूल टीचर को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को पहले प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर ही वो एक्टिविटी करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एचओडी है या फिर क्लास टीचर है वो इंडिपेंडेंटली स्मूथली अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जब उन्हें छोटी से छोटी बात भी प्रिंसिपल से पूछ के करनी पड़ेगी। और दूसरी ओर प्रिंसिपल भी इन छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी एक्टिविटीज में ही उलझे रहेंगे, वो भी स्कूल के लिए कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप फुली सेंट्रलाइजेशन करते हो तो उससे क्या होगा, आपका वर्क परफॉर्मेंस स्मूथली नहीं हो पाएगी। और दूसरी ओर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया कि प्रिंसिपल के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर्स एचओडी, क्लास टीचर सभी इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास अपनी अथॉरिटी है। तो इस केस में क्या होगा,
अगर आप सारी अथॉरिटी, सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो उससे क्या होगा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, उनके पास एक्सट्रीम फ्रीडम हो जाएगी। तो सभी क्या होंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, कैसे भी काम करेंगे, तो वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में फुली सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही लोग इतने फ्री होने चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले पाए। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा हमें कि ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। जो छोटी मोटी एक्टिविटीज हैं उनके रिलेटेड डिसीजन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपने अपने डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, और जो ऑर्गेनाइजेशन के की एरियाज है उनकी डिसीजन मेकिंग की पावर अपने पास रखो। तो उससे क्या होगा, आपका वर्क स्मूथली जाएगा। एम्प्लॉयज को और डिपार्टमेंटल हेड्स को छोटी छोटी बात के लिए आपके पास नहीं आना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होनी चाहिए, ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हुई इतनी बात? तो लास्ट प्रिंसिपल है हमारे पास स्केलर चेंज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो हमारे क्लास टीचर्स होते हैं, अगर उनको अपनी क्लास में कुछ एक्टिविटी करवानी है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में, वो प्रॉब्लम का उनको सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए क्या वो सीधा डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं? नहीं ना, वो क्या करते हैं, पहले जो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और उनके बाद उनकी परमिशन से वो टॉप अथॉरिटी यानी कि प्रिंसिपल के पास जाते हैं। ऐसा ही होता है। और दूसरी ओर अगर प्रिंसिपल को क्लास टीचर से कोई बात करनी हो, उनके तक कोई मैसेज कन्वे करना हो, तो वो कैसे करते हैं? तो वो भी क्या करेंगे, पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे, देन हेड ऑफ डिपार्टमेंट के थ्रू वो क्लास टीचर तक मैसेज कन्वे कर देंगे। तो इस प्रिंसिपल में हमें हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि कोई भी कभी भी किसी से भी कैसे भी बात करे। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आपको बात करने के लिए एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी पड़ती है, और उस प्रॉपर चेन को हम क्या कह रहे हैं, स्केलर चेन। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को काम भी देना है तो आप डायरेक्टली उस एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, आपको पहले अपने जूनियर से बात करनी पड़ेगी, वो अपने जूनियर से बात करेगा। वैसे ही अगर लोअर लेवल पर्सन को टॉप लेवल से बात करनी है तो वो पहले अपने मैनेजर से बात करेगा, देन फिर वो उसकी परमिशन से टॉप लेवल के पास जा सकता है। तो ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हम फॉलो करते हैं, इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। देखो, अगर नहीं समझ आया तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सी जो है वो सुपरवाइजर लेवल पे है, बी जो है वो मिडिल लेवल यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, और दूसरी ओर सेल्स डिपार्टमेंट में ई सुपरवाइजर लेवल पे है और डी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, और जो ए है वो इन दोनों डिपार्टमेंट्स का हेड है। क्लियर हुई? अब मान लो कि सी को ई से कोई काम है, सी को ई से कांटेक्ट करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो स्केलर चेन हमें क्या कहता है कि सी डायरेक्टली ई से कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ई से कांटेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा, पहले बी के पास जाना होगा, बी के परमिशन लेके फिर वो ए के पास जाएगा, ए के परमिशन से फिर वो डी के पास जाएगा, देन डी के परमिशन के बाद वो ई से बात कर सकता है। कि वो डायरेक्टली किसी से बात नहीं करना पड़ेगा, उसको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, फिर ही वो ई से बात कर सकता है, ई से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो हम चेन फॉलो कर रहे हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी, ये चेन क्या है, स्केलर चेन। कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, आप किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हुई? अब मान लो कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और सी को बहुत अर्जेंटली ई से बात करनी, अगर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें लॉस हो सकता है।
तो अगर उस केस में लॉस की कंडीशन में सी ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, ये पूरी चेन फॉलो करके ई के पास जाएगा, तो बहुत डिले हो जाएगा, तो हमें लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी हमें हेनरी फ्यूल ने सोल्यूशन दिया है। क्या सोल्यूशन दिया है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उस इमरजेंसी कंडीशन में जो सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि सी और ई सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं तो वो सेम लेवल पे हैं, बी और डी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो दोनों सेम लेवल पे हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो ऐसे सेम लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज डायरेक्टली बात कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से। तो अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन है तो उस कंडीशन में सी डायरेक्टली विदाउट फॉलोइंग दिस चेन डायरेक्टली ई से कांटेक्ट कर सकता है। और ये जो कंडीशन है इमरजेंसी कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन। अदर देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, आपको पूरी चेन फॉलो करके ई से बात करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उस केस में सी डायरेक्टली ई से बात कर सकता है। और इस एक्सेप्शन को क्या नाम दिया है हेनरी फ्यूल ने? गैंग प्लैंक। इस एक्सेप्शन का नाम है गैंग प्लैंक, कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने सारे प्रिंसिपल्स 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर लिए हैं। आप होप आपको समझ आए होंगे सारे प्रिंसिपल्स। एक बार सारे प्रिंसिपल्स को समराइज करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, कि अपने काम को क्या करो, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर आप स्मॉल पार्ट्स में अपना काम डिवाइड करते हो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पॉइंट में हमें क्या कहा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल था डिसिप्लिन। फोर्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड। आप एक टाइम पे एक एम्प्लॉय को एक ही मैनेजर काम दे सकता है, दो मैनेजर्स काम नहीं दे सकते। फिफ्थ प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक प्लान को एक टाइम पे एक ही मैनेजर हैंडल करेगा। सिक्स पॉइंट था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपना फायदा बाद में सोचना है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचना। सेवेंथ पॉइंट था रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी है। एट पॉइंट था ऑर्डर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट था इक्विटी। सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। देन उसके बाद इनिशिएटिव एंड उसके बाद था स्पिरिट दी कॉप्स। 13th पॉइंट था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ना तो फुली सेंट्रलाइजेशन हो और ना ही फुली डिसेंट्रलाइजेशन हो। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन एंड इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट था स्केलर चेन, कि अगर आपको किसी से बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी, आप फिर उस चेन के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लियर हुए सारे पॉइंट्स? अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।